हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल हो गया स्टडी पॉइंट पर। हम इस वीडियो में करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। इस वीडियो में हम करंट अफेयर के मोस्ट 20 क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो आपके 10 फरवरी से 12 फरवरी तक के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। यदि आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। हम इस चैनल पर करंट अफेयर के प्रश्न लेकर आते हैं जो हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में केरल राज्य की पहली 100% ब्लाइंड जज कौन बनी है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थान्या नाथन जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो ब्लाइंड जज बनी है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। थान्या नाथन सी केरल राज्य की पहली 100% ब्लाइंड जज बनी है। जज बनने से पहले तक थान्या कन्नूर जिले के अलीप्रभा में एक लॉयर के तौर पर प्रैक्टिशनर लॉयर थी। 24 वर्षीय थान्या देश और अपने राज्य की पहली 100% ब्लाइंड जज बनी है। इसको आप जरूर से ध्यान रखें। इसके बारे में और भी बातें हैं। साल 2013 में राजस्थान के ब्रह्मानंद शर्मा जो है पहले ब्लाइंड जज बने थे। 2013 में जो है ब्रह्मानंद शर्मा जो है ब्लाइंड जज बने थे। इसको आप जरूर से ध्यान रखें। दुनिया के पहले जो 100% ब्लाइंड जज बने थे उनका नाम सर जॉन एंथनी वॉन माने जाते हैं। इसको आप जरूर से ध्यान रखें। और इसके बारे में जो नियम निकाला है सुप्रीम कोर्ट ने 25 दिसंबर 2024 को 100% दृष्टिहीन लॉ स्टूडेंट को 1 दिसंबर को होने वाली परीक्षा कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट CLAT क्लैट पोस्ट ग्रेजुएशन परीक्षा 2025-26 में शामिल होने वाले छात्रों को जो है अनुमति दी गई है। जितने भी जो छात्र हैं चाहे वो किसी भी प्रकार के हों उन सभी को ये अनुमति दी गई है कि वो जो है अपने जो जज बनने की योग्यता से परे नहीं जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2026 को जापान आम चुनाव में साने तकाइचा दूसरी जापान की प्रधानमंत्री बनी। यह किस पार्टी की सदस्य थी? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से, जो ये लेबर डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्य थी। इसको आप जरूर से ध्यान रखें। तो बातें, फरवरी को हुए आम चुनाव में PM साने तकाइचा की लेबर डेमोक्रेटिक पार्टी LDP ने बड़ी जीत हासिल की। वे जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री भी हैं। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। LDP के गठबंधन को 65 में से 352 सीटें मिली और जो है LDP ने ही 316 सीटें जीती हैं। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें, जो बहुमत के लिए काफ़ी ज़्यादा हैं। तकाइची अक्टूबर 2025 में देश की पहली महिला PM बनी थी। 2025 से पहले LDP की लीडर बनी, फिर जापान डाइट ने उन्हें PM के तौर पर चुना है। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। यानी 2025 में ये पहली PM बनी और उसके बाद जो है टाइड ने जो है PM के तौर पर चुना है। इसको आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडियन आर्मी ने किस बैंक के साथ MOU समझौता किया? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IDFC के साथ यह समझौता हुआ है। फरवरी को इंडियन आर्मी ने IDFC फास्ट बैंक के साथ MOU साइन किया। इस MOU के तहत आर्मी में शामिल सभी कार्यरत और रिटायर आर्मी ऑफिसर को IDFC फास्ट बैंक बैंकिंग सर्विस जैसे पर्सनल लोन, नॉमिकल कवर जैसी सुविधाएं देगा। इसको आप जरूर से ध्यान रखें। इस MOU के तहत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा में सैलरी प्रूफ या पेंशन क्रेडिट के बगैर 60 लाख तक का जो है कवरेज लोन दिया जाएगा। MOU के तहत हवाई दुर्घटना में बीमा 1 करोड़ रुपए तक का कवर होगा और बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए 4 लाख तक का जो है लोन मिलेगा। साथ ही लड़कियों की शादी के लिए 2 लाख रुपए तक का लोन इसमें दिया जाएगा। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। इंडियन आर्मी ने और IDFC फास्ट बैंक ने ये MOU फरवरी 2029 तक के लिए जो है के लिए किया गया है। यानी 2029 में ये जो है फरवरी में ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय सेना ने भारत नेपाल सीमा पर नेपाल सेना को कितने वाहन जो है सौंपे हैं? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 50 वाहन जो है इंडियन आर्मी ने जो है भारतीय नेपाल जो है नेपाल की जो सीमा सुरक्षा जो वहाँ के जवान हैं उनको जो है 50 वाहन सौंपे हैं। भारतीय सेना ने भारत नेपाल सीमा पर नेपाल सेना को 50 सैन्य वाहन सौंपे। काठमांडू में एक समारोह के दौरान नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ऑफिशियली ये वाहन जो है उनको अलॉट करेंगे। और सैन्य वाहन भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए किया गया है। भारत और नेपाल ने दिसंबर 2025 में जो है सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भी किया था। इसको भी आप दूर से ध्यान रखें। इससे पहले 20 जनवरी 2026 को भी भारत ने नेपाल सरकार को 650 वाहनों में से 60 पिकअप की पहली खेप सौंपी थी। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 फरवरी 2026 को ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता भारत से किसने की है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुधाकर दलाले ने जो है इसकी ब्रिक्स सम्मेलन की जो है अध्यक्षता की, जिसकी अध्यक्षता सुधाकर दलाले द्वारा की गई है। 9 फरवरी को पहली ब्रिक्स सरेपा बैठक नई दिल्ली में शुरू हुई। इकोनॉमिक रिलेशंस सेक्रेटरी सुधाकर दलेला ने इसकी अध्यक्षता की और ब्रिक्स सरेपा सदस्य देशों के मेंबर के साथ बैठक की। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। इकोनॉमिकल रिलेशन सेक्रेटरी यानी सुधाकर द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले होने वाले ये हाई लेवल मीटिंग है। पहली बार बेलारूस भी ब्रिक्स के पार्टनर मेंबर के तौर पर इसमें हिस्सा ले रहा है। 13 जनवरी को भारत ने ऑफिशियली 18वें ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता संभाली है। यानी 13 जनवरी को जो है भारत ने ऑफिशियली जो 18वां ब्रिक्स सम्मेलन है इसकी अध्यक्षता संभाली थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स 2026 की थीम, लोगो और वेबसाइट का शुभारंभ किया है। इसको भी रूप से ध्यान रखें। इस साल की थीम है बिल्डिंग फॉर रिजिलेंस, इनोवेशन, कॉर्पोरेशन एंड सेंसिटिविटी रखी गई है। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। 2026 में ब्रिक्स की स्थापना को 20 साल पूरे हुए। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। और भारत इस साल चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। भारत ने साल 2012, 2016 और 2021 में भी ब्रिक्स की अध्यक्षता की है। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जो ब्रिक्स की जो है जयशंकर द्वारा जो है लोगो बनाया गया है उसमें जो है मेन की 2 चीज़ों का प्रयोग किया गया है। इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 फरवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ग्रीस देश के साथ द्विपक्षीय बैठक में किस एग्रीमेंट को साइन किया? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिलिट्री को ऑपरेशन एग्रीमेंट को उसमें जो है एग्रीमेंट जो है साइन किया। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। 9 फरवरी को राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में ग्रीस के रक्षा मंत्री निकोलस जोर्जियोस के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक में भारत ग्रीस ने राजनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। यानी जो है राजनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एग्रीमेंट किया गया है। और दोनों देशों के बीच हुए पार्टनरशिप आत्मनिर्भर भारत पहल एजेंडा 2030 सुधारों के तहत जो है स्वदेशी डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए ग्रीस के साथ ये मिलकर काम करेगी। भारत और ग्रीस ने मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट 2026 किया है। इसको आप जरूर से ध्यान रखें। बात करते हैं एजेंडा 2030 की। इसके बारे में ये अपनाया गया था 25 सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देशों द्वारा ये अपनाया गया था, जिसका उद्देश्य 2030 तक गरीबी खत्म करना, पृथ्वी की रक्षा करने और सभी के लिए शांति व समृद्धि सुनिश्चित करने का इसमें निर्णय लिया गया था। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2026 को 12वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप हिप्थलोन में गोल्ड मेडल किसने जीता? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जो 12वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप हुई है इसमें हेप्टाथलॉन गोल्ड मेडल किसने जीता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेजस्विन शंकर ने जो है इसमें गोल्ड मेडल जीता है। यदि बात की जाए इसकी जो है 12वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप ये हुई कहाँ है? ये जो है चीन में हुई है। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। 8 फरवरी को तेजस्वी शंकर ने 12वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप हेप्टाथलॉन में गोल्ड मेडल जीता।
और तेजस्वी ने पुरुषों के हेप्टाथलॉन में 8,993 अंक हासिल किए और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। इससे पहले उन्होंने अमेरिका में उन्होंने जो है 5,650 अंक हासिल किए थे। अब उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड ये तोड़कर जो है 5,993 अंक हासिल किए हैं। तेजस्वी नई दिल्ली के रहने वाले हैं। इसके बाद ही एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप में पूजा ने हाई जंप में सिल्वर पदक जीता और तजिंदर पाल सिंह ने गोला फेंक में सिल्वर और एनसी सोजन ने हाई जंप में सिल्वर पदक जीता है। इसको भी आप रूप से ध्यान रखें। 12वीं एशियाई इंडोर इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 6 से 8 फरवरी तक चीन के तियानजिन में हुई। इसमें जो है 35 देशों की टीम ने हिस्सा लिया। चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा मेडल चीन ने ही जीते हैं। इसको भी आप रूप से ध्यान रखें। 2026 में भारत ने इसमें कुल 5 पदक जीते, जिनमें से 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक, 2 कांस्य पदक हैं। जीत का जो है 6ठा स्थान जो है भारत ने प्राप्त किया है इस एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप में। क्वेश्चन देखते हैं। 9 फरवरी 2026 को चेन्नई की किस फोटोग्राफर ने नेशनल जियोग्राफिकल 2026 कैलेंडर में जगह बनाई? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रम्या श्रीराम ने जो है इसमें जगह बनाई है। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। नेट जियो इंडियन वर्ल्ड वाइड कॉन्टेस्ट नेशनल जियोग्राफिक आयोजन करता है। इसको आयोजन कौन करता है? नेट जियो इंडियन वर्ल्ड वाइड कॉन्टेस्ट जो है नेशनल जियोग्राफी आयोजित करता है। इसको आप से ध्यान रखें। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी अपने इंटरनेशनल साइट के जरिए ट्रैवल फोटोग्राफर, नेचर फोटोग्राफर जैसी कैटेगरी में जो है अवार्ड देता है। रम्या को केरल के कल्चरल प्रोग्राम इंडानार केलन थेयम की तस्वीर के लिए नेट जियो इंडिया वर्ल्ड वाइड कॉन्टेस्ट 2025 का अवार्ड मिला है। और इसमें जो है प्रकाशन जो इनका हुआ है नेशनल जियोग्राफिक 2026 में, इसके लिए ही इनको कैलेंडर में शामिल किया गया है। इसकी जो है विषय क्या रहा? केरल के कन्नूर का कासरगोड क्षेत्र का पारंपरिक थेयम नृत्य जो है इसका विषय था, जिसके जो है इन्होंने एक तस्वीर खींची थी। उसके लिए जो है इनको नेशनल जियोग्राफी 2026 कैलेंडर में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 फरवरी 2026 को भारत ने यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड के साथ सोशल सिक्योरिटी से जुड़े किस एमओयू को साइन किया? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक सुरक्षा समझौते पर जो है इसमें हस्ताक्षर किए गए हैं। 10 फरवरी को भारत ने यूनाइटेड किंगडम और उत्तरी आयरलैंड के साथ सिक्योरिटी से जुड़े एक एमओयू को साइन किया है। और विदेशी सचिव विक्रम मिश्रा और भारत में ब्रिटिश हाई कमिश्नर लिंडी कैमरन ने नई दिल्ली में समझौते को जो है साइन किया। इस एमओयू के बाद दोहरे सोशल सिक्योरिटी पेमेंट को खत्म कर दिया गया। अब दोनों देशों के एम्प्लॉयर्स और क्रॉस बॉर्डर्स पर देश एक दूसरे नागरिकों को सोशल सिक्योरिटी देंगे। इसको आप से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोफेज 2026 में किस देश ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश पुरस्कार प्राप्त किया? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत को जो है ये वर्षों का सर्वश्रेष्ठ देश पुरस्कार मिला है। आयोजन कहाँ हुआ था इसका? नूर्नबर्ग जर्मनी में जो है इसको 10 से 13 फरवरी 2026 तक ये आयोजित हो रहा है हुआ। और पुरस्कार की बात की जाए, वर्षों का सर्वश्रेष्ठ देश पुरस्कार जो मिला है भारत को मिला है। जो प्रतिनिधित्व भारत की ओर से एपीडा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने 1074 वर्ग किलोमीटर के पेविलियन में 67 सह प्रदर्शकों के साथ इसमें भाग लिया है। प्रदर्शित उत्पादक चावल, मसाले, तिलहन दालें, जड़ी बूटियां, काजू, अदरक और हल्दी जैसी विविध जैविक उत्पादों का इसमें प्रदर्शन इन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाक विभाग ने म्यूचुअल फंड उत्पादकों के वितरण के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनएसई के साथ ये समझौता किया है। डाक विभाग ने देश भर में अपने 1.64 लाख से अधिक डाक घरों के माध्यम से म्यूचुअल फंड उत्पादकों को वितरित करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी एनएसई के साथ एक समझौता ज्ञापन को हस्ताक्षर किए हैं। उद्देश्य क्या है इसका? ग्रामीण भारत में निवेश तक आसान पहुंच प्रदान करना जो है, यानी ग्रामीण तक जो है इसे जो है आसान निवेश जो है प्राप्त करना और म्यूचुअल फंड में सभी को भागीदारी को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। समय सीमा, यह समझौता ज्ञापन 3 वर्ष के लिए वैध रहेगा। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय दाल आत्मनिर्भर मिशन किस राज्य ने शुरू किया? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश द्वारा ये शुरू किया गया है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात है। राष्ट्रीय दाल आत्मनिर्भर मिशन हाल ही में मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। इस मिशन का आधिकारिक शुभारंभ 7 फरवरी 2026 को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राज्य के सीहोर जिले में अम्बा स्थित खाद्य तिलहन अनुसंधान केंद्र FLRP से किया गया। उद्देश्य इसका क्या है? भारत में दालों के उत्पादों में आत्मनिर्भर बनना और आयात पर खत्म करना इसका उद्देश्य होगा। बजट और सहायता। इस मिशन के लिए मध्य प्रदेश को 354 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिसमें उन्नत बीज कीट और 10,000 प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता भी इसमें शामिल है। इसको आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ऊन उत्पादों में किस राज्य को पहला स्थान मिला? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल को जो है इसमें पहला स्थान मिला है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है। वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्थान ने 16,013.50 हजार किलोग्राम ऊन का उत्पादन किया, जो देश के कुल ऊन उत्पादों का लगभग जो है 47.53% है। यह राज्य अपनी उच्च गुणवत्ता वाली कालीन ऊन के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें चोकला और मगरा जैसी भेड़ की नस्लें प्रमुख हैं। इनके ऊन के लिए ये प्रसिद्ध है। दूसरे स्थान की बात की, जम्मू कश्मीर दूसरे स्थान पर आता है। तीसरे स्थान पर केरल आता है। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। भारत विश्व के 9वें स्थान पर ऊन उत्पादन देश में आता है, यदि पहले स्थान पर आता है विश्व में, और लगभग 367.5 के टन जो है ये उत्पाद करता है उनको। और ऑस्ट्रेलिया 324 के टन जो है उत्पाद करता है। ये दोनों देश विश्व में सबसे आगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा प्रेरित एनालॉग मिशन को सबसे कम उम्र में पूरा करने वाला सबसे युवा एस्ट्रोनॉट कौन बना है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आदित्य पांड्या जो है सबसे कम उम्र में जो है अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट बने हैं। और 17 वर्षीय आदित्य पांडे चंद्रमा प्रेरित एनालॉग मिशन को सबसे कम उम्र में पूरा करने वाले सबसे युवा भारतीय एस्ट्रोनॉट बने। उन्होंने गुजरात के कच्छ के धौलावीर में से 1 से 8 फरवरी 2026 तक का स्पेस स्टूडियो द्वारा आयोजित 8 दिवसीय मून सिमुलेशन मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। आयोजक इसमें जो है इस मिशन का आयोजन जो है अक्का स्पेस स्टूडियो, एक पंजीकृत इसरो स्पेस टूडर द्वारा जो है आयोजित किया गया था, जो चंद्रमा वितरण में रहने और तकनीकी आत्मनिर्भर का परीक्षण करता है। खासियत इनके आदित्य जो पांडे हैं, इन्होंने न केवल इस मिशन में भाग लिया, बल्कि उन्होंने इस मून हैबिटेट को खुद ही डिजाइन भी किया है। इसको आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने पुरानी लाडली योजना की जगह लखपति बिटिया योजना शुरू की है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में योजना शुरू की गई है। सरकार ने पुरानी लाडली बहन 2008 में जो चलाई गई थी, इसकी जगह पर लखपति बिटिया योजना 2026 में शुरू करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में 1 अप्रैल 2026 को ये जो है पूरी तरह से लागू होगी। इस योजना के जन्म से लेकर स्नातक तक चरणबद्ध तरीके से 56,000 की वित्तीय सहायता मिलेगी, जो मैच्योरिटी पर 1 लाख रुपए से अधिक होगी। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को शिक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। लाभ इसमें चरणबद्ध तरीके से कुल 56,000 जमा किए जाएंगे, और जो है मैच्योरिटी इसमें 1 लाख तक जो है अधिक की पूंजी इसमें मिलेगी। पात्रता, दिल्ली में जन्म परिवार की वार्षिक आय 1.2 लाख से कम है और अधिकतम 2 बेटियां हैं, उनको ही इस जो है योजना का लाभ मिल पाएगा। इसको आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में पहली बार आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की गई है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहली बार जो है आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की गई है। उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात है। उत्तर प्रदेश में 9 फरवरी 2026 को पहली बार विधानसभा में अपनी आधिकारिक आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे जो है 2025-26 प्रस्तुत किया गया। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने इसे पेश करते हुए राज्य के $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के रेड मैप को भी वितरित किया है। और ऐतिहासिक कदम जो है यह है, क्योंकि इसमें जो है उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना है जिसमें यह ऐतिहासिक पहल की गई है।
आर्थिक विकास राज्य की जीडीपी जो है 2016-17 में 13.30 लाख करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 30.25 लाख करोड़ से अधिक हो गई है। और जो लक्ष्य उत्तर प्रदेश का रहने वाला 2025-26 के लिए अनुमानित जो जीडीपी दर रहने वाली है 36 करोड़ के लगभग जो अनुमान लगाया जा रहा है, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईटी मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को गलत, भ्रामक या आपत्तिजनक ऐप कंटेंट कितने घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 घंटे के भीतर ही अब यह ऐसे आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने की जो है घोषणा की गई है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को स्थानीय कानून का उल्लंघन करने वाली सामग्री को हटाने के लिए 3 घंटे की समय सीमा निर्धारित की। पहले यह सीमा 36 घंटे थी, क्योंकि नए नियम 20 फरवरी 2026 से लागू होगा। इसका आप जरूर से ध्यान रखें, ये नियम जो है 20 फरवरी को जो है लागू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुमार भास्कर वर्मन सेतु का उद्घाटन किया, वह किस नदी पर बना है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है भास्कर वर्मन सेतु का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए कुमार भास्कर वर्मन सेतु पुल असम में ब्रह्मपुत्री नदी पर बना है। यह पुल गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है, जिसमें आवागमन में सुविधा होगी। इसको आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सेना की पूर्वी कमान का अलंकरण समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर अमरोही नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उमरोहा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, इसको आप जो से सही कर लें। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात है। भारतीय सेना की पूर्वी कमान का वार्षिक आकलन 10 फरवरी 2026 को मेघालय के उमरोही, ये यहाँ पे सही लिखा हुआ है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है ऊपर ऑप्शन में, लेकिन आप यहाँ से सही कर लें। उमरोही सैन्य स्टेशन में आयोजित किया गया है, इसको आप जरूर से ध्यान रखें। इस समारोह में पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी ने परिचालन तत्परता, असाधारण वीरता और विशिष्ट सेवा के लिए 37 से 38 बहादुर जवानों, अधिकारियों और 49 इकाइयों को पुरस्कृत की इसमें किया गया है, यानी 38 बहादुरों को लगभग और 49 इकाइयों को इसमें पुरस्कृत किया गया है। पुरस्कार इसमें 19 सेना पदक, वीरता पदक इसमें दिए गए हैं और 7 से 8 सेना पदक जो है विशिष्ट सेना पदक दिए गए हैं, 2 युद्ध सेवा पदक दिए गए हैं और अन्य वीरता जो है और विशिष्ट सेवा पदक इसमें प्रदान किए गए हैं। इनको आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 फरवरी को किस विद्वान की जयंती मनाई जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद साहनी, जो एक समाज सुधारक थे, उनकी जयंती 12 फरवरी को मनाई जाती है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण, 12 फरवरी को जो है कई महान जो है विद्वानों की जयंती मनाई जाती है। 12 फरवरी को मुख्य रूप से महान समाज सुधारक, कवि और भारतीय आंदोलन के संत गुरु रविदास की जयंती प्रकाश पर्व मनाया जाता है, जो अक्सर महापूर्णिमा को ही पड़ती है। इस दिन विद्वान के क्षेत्र में प्रसिद्ध चार्ल्स डार्विन का जन्मदिन, डार्विन दिवस जो है 12 फरवरी को जो है मनाया जाता है। चार्ल्स, जिन्होंने विकासवाद का सिद्धांत को प्रस्तुत किया है, इसको आप जरूर से ध्यान रखें। विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया है, जिनको 12 फरवरी को हम उनके जन्मदिन के रूप में मनाते हैं विश्व में। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती भी 12 फरवरी को ही मनाई जाती है। इनका जन्म जो है 12 फरवरी 1824 ईस्वी को हुआ था और इनका मूल नाम मूलशंकर था, आप सभी जानते ही होंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? टंकारा, गुजरात में इनका जन्म हुआ। और जो यदि पूछा जाए यदि आर्य समाज की स्थापना इन्होंने कब की? 7 अप्रैल 1875 को इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की है। इन्होंने एक मुख्य नारा भी दिया था, वेदों की ओर लौटो का इन्होंने नारा दिया, यानी बैक टू द वेदास का इन्होंने नारा दिया है। यदि कार्य की बात करें, मूर्ति पूजा, अस्पृश्यता यानी छुआछूत को खत्म करने के लिए, बाल विवाह को खत्म करने के लिए और जाति भेदभाव को खत्म करने के लिए अनेक विरोध जो है इन्होंने कड़े विरोध किया है इनको खत्म करने के लिए। और योगदान इनका महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और हिंदी भाषा के प्रसार के लिए भी इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है। यदि बात की जाए कि प्रमुख रचना सत्यार्थ प्रकाश है, और इस सत्यार्थ प्रकाश के बारे में आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि ये कब प्रकाशित हुई थी। इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में यदि जरूर बताएं ये कब प्रकाशित हुई। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पास सबसे पहले पहुँच सके। यदि आपको हमारी पीडीएफ में कुछ त्रुटि लगी है तो क्षमा चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आगे से अपनी पीडीएफ को जो है सुधारने की बहुत कोशिश करेंगे। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।